परंपरा के अनुरूप मंच पर मेरठ विश्वविद्यालय की बहुत ही ओजस्वी और कर्मठ वाइस चांसलर संगीता शुक्ल जी और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्य, शिक्षक, छात्र और साथ ही सभागार में बैठे मेरठ के हमारे वो सभी पुराने परिचित जो बहुत अधिकार और प्रेम भाव से यहाँ उपस्थित हुए हैं, और साथ ही आदरणीय मीडिया बंधु। मेरे पास शब्द नहीं है इस बात का आभार व्यक्त करने के लिए कि इतने कम समय में आपने जो इतने बड़े शैक्षणिक संस्थान में पुस्तक को जो जगह और आदर दिया है उसके लिए। इस विश्वविद्यालय में मेरा आगमन पहली बार नहीं हुआ है। मैं यहाँ कार्यक्रम दे चुकी हूँ आपके बड़े वाले सभागार में। आज़ादी के 70 साल जब हुए थे तो हमने यहाँ पे गायन का पूरा 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम किया था लोक कलाकारों के साथ, और वो उसकी छवि आज तक स्मृति मुझे भूलती नहीं। कभी भोज के लिए, कभी किसी बृहद कार्यक्रम के लिए आना तब हुआ है जब पति यहाँ पर प्रशासनिक दायित्व में थे, लेकिन मेरठ में आते जाते शास्त्री नगर होते हुए यहाँ से गुजरना, कभी उस समय मन में कल्पना भी नहीं की थी मैंने कि एक दिन अपनी किताब लेकर यहाँ पर आऊंगी। संगीत को लेकर तो आई, लेकिन बताओ लेखिका यहाँ आऊंगी। जितना मेरठ को मैंने जाना है, देखा है, समझा है, मेरे मन में था कि खड़ी बोली का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो आज हिंदी पूरे विश्व में बोली जाती है, उसकी जन्मदात्री यही भूमि है। यहीं से अलीगढ़ हाथरस तक जो बोली निकली, लेकिन आज वर्तमान जिस हिंदी स्वरूप में आई उसमें मेरठ का, हापुड़ का सबसे बड़ा स्थान। और इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर बच्चे देखें, सुने, पढ़ें, क्योंकि कई बार आप लोग तो बड़े हो जाएंगे और पूरे विश्व का भ्रमण करेंगे, और करना चाहिए, तो आप पाएंगे कि आप जिस प्रदेश में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उस प्रदेश की अपने में हैसियत विश्व के तथाकथित बहुत शक्तिशाली और बड़े और महत्वपूर्ण राष्ट्रों से संख्या में, अनुपात में, भूगोल में बहुत बड़ी पुष्ट है, जहां एक एक जिला इतना बड़ा खूबियों में, संस्कृति के वैविध्य में। और मैं हमेशा कहती हूं कि मनुष्य के मूल की निर्मित तो उसके 18-20 साल तक हो जाती है। 18-20 साल तक वो चिंतन, वो विचार जिसको उसने 5 साल के बाद देखा, समझा, जाना, वो भाग्यवान है तो उसको विकसित करता रहा पूरे जीवन। अभागा है तो खुद ही भूल गया अपने को पहचान करके भी। मेरा भाग्य ये रहा कि मैंने धारा के विपरीत बहना सीखा, और जो मजा धारा के विपरीत बहने में है वो धारा के संग बहने में नहीं, उसमें तो डूबने का ज्यादा खतरा है। जैसा आपने सुना, इतना सुंदर प्रभावी उन्होंने परिचय दे ही दिया है। आज के बच्चे तो सीधे मालिनी अवस्थी सुन के गूगल कर लिया होगा, क्योंकि आज की पीढ़ी चैट जीपीटी करके मालिनी अवस्थी 10 लाइन, यूट्यूब मालिनी अवस्थी, तो सब आप मेरे बारे में जान गए होंगे। यस मैम, मिल गया हमको। मैं आपको ये बताने आई हूं कि हर एक इंसान की एक खुराक होती है, उसको जीने के लिए क्या चाहिए? प्रेम, सुरक्षा, आत्मीयता, परिवार, और ऐसा संसार जो आपका देखा नहीं लेकिन किसी और के नजर से आपके लिए खुलता हो। और वो संसार आपको सबसे सुंदर देती है किताबें या संगीत। और आजकल की पीढ़ी के लिए वो खुराक पूरी हो जाती है सोशल मीडिया से। 5-5 हजार शब्दों की जब पोस्ट फेसबुक पे लिखी जाती है,
तो लगता है साहित्य तुमने पढ़ ही लिया है। मेरा आपसे आग्रह है, मेरे ही नहीं, सबको पढ़िए, अध्ययन जरूर करिए, रुचि के साथ पढ़िए, कोर्स की किताबों से इतर। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ इस शैक्षणिक संस्थान में कह रही हूँ, आपकी सोच समझ के गवाक्ष खुलेंगे आपके सिलेबस की किताबों से भी ज्यादा, उन किताबों से जो आपके सिलेबस में नहीं है। अपना विकास करना है, सोच का विकास करना है, तो किताबें अपनी रुचि के अनुसार पढ़िए। आजकल तो बहुत उपलब्धता है। ये किताब जब मैं लिख रही थी तो मैंने ये नहीं सोचा था कि पुस्तक का इसका आकार होगा। अपने विचार थे जो मैं लिखती चली जा रही थी, क्योंकि ये तो आप जैसे हिंदी के यहाँ पे लोग बैठे होंगे, तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की क्या शैली थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की क्या शैली थी, महादेवी जी की क्या शैली थी, निराला की क्या शैली थी। तो इस पुस्तक की कोई शैली नहीं। जैसे मैंने बहुत सारा नवाचार किया है कला में, लेखन का भी नवाचार है कि ये किस दायरे में किताब आएगी। ये पुस्तक मेरी उस यात्रा की अनुभूति, जहां मुझे लगता है कि जो बहुत सारे गीत मैं गाती हुई मुझे लोकप्रियता मिली है, वो मेरे गीत नहीं है, मेरी दादियां गाती थी, गाँव में किसी किसान से सुने। उन गीतों का निर्माण किस कारण हुआ होगा, वो किन परिस्थितियों के कारण ऐसे गाने बने, यानी वो कौन सी सामाजिक परिस्थितियां रही होगी। सौभाग्य से वो मैंने देखे या देखने की दृष्टि रही, और उनको देखने के संग गीतों में गूंथती गई, और ये चंदन की वाण कब बन गई। आपको ये बताते मुझे आनंद हो रहा है कि यदि यहाँ बच्चे कुछ पढ़ते रहते होंगे कि नया क्या हो रहा है, तो आप जरूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में जानते होंगे, जिसको JLF कहा जाता है। फरवरी में साहित्य का बहुत बड़ा उत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। वहां पे फोकलोर पे हिंदी में विमोचन होने वाली ये पहली किताब बनी चंदन की वाण, इस साल फरवरी में। और पुस्तक को आए अभी 10 महीने हुए, लेकिन इसका चौथा संस्करण बाजार में आ चुका है। तो ये जो किताब आपके पास आई, ये 4th एडिशन है, यानी किताब की डिमांड है, लोग पढ़ रहे हैं। और मुझको इसको जानते हुए सबसे बड़ा संतोष ये होता है कि लोग आज भी अपने पूर्वजों को जानना चाहते हैं। चंदन की वाण वो की वाण है जो एक ऐसे समय की कहानियां हैं जो हमने देखी हैं। किसी गीत को सुनकर के हमें लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं शायद वो सेतु हूं, वो पीढ़ी हूं कि जब बहू बन करके मैंने अपनी ननिया सास से पूछा, नानी नाना देखे मैं कैसे रहे। मेरठ का जिक्र भी है उसमें। 2000 की बात है, 25 साल पहले, जब यहाँ पर पतिदेव तैनात थे। तो जो उस समय जानते उन्हें पता था, हमारी ननिया सास साथ ही रहती थी, या कहना चाहिए हम उनके संग रहते थे। तो नानी बहुत जल्दी विधवा हो गई थी, यानी अवनीश के नाना क्रांतिकारी थे, और बहुत जल्दी अंग्रेजों की मुखालिफत में वे शहीद हुए। शायद सुहागन जीवन जिया होगा 5-6-7 साल का। अब हम लोग क्या होता है, मेरी मैं न तो बहू, कितना बात करें बड़े बुजुर्गों से, वो कितना साथ, तो बोर भी ना हो, ये भी मुझे लगता था संवाद में। नानी, हम लोग आग ताप रहे थे, पुरानी तो अंग्रेजों की बनाई कोठी, फायर प्लेस थी, लकड़ी आग में मैंने तापते हैं। नानी नाना देखे में कैसे रहे। नानी 1 मिनट चुप हुई, हमसे बोली, अब क्या बताए बिटिया, कबू देखा है नहीं। ये जो पंक्ति थी, जिसको सुन के मैंने अपनी जुबान काट ली कि क्यों पूछा मैंने, ये मैंने आखिर पूछा क्यों, मेरी जुबान से बात निकली कैसे, मुझे जानना चाहिए था। मुझे तो पता है कि नाना नानी का साथ 6 साल 5 साल का रहा। फिर मैंने नानी से बात बदलने की कोशिश की। ये मैं ननिया सास की बात बता रही हूँ, अपनी नानी की। तो मैंने कहा, अच्छा नानी और बताओ, दूसरी बात करते हैं। लेकिन वो वहीं थी अपने बांदा के जीवन में, बांदा जिला में, जहाँ उनका ब्याह कराई। और उन्होंने हमसे कहा, बिटिया बड़ी पुरानी बात हुई गई, वो टाइम पे बिजली नहीं रहती रही, संझा के कबहू कबहू आत रहे हैं, अब भोरे से भिनसारे पहले चल जाते हैं, कबहू देखा ही नहीं। आज आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक समय था उत्तर प्रदेश में जब बिजली आती थी तो तालियां बजाते थे। हमने तो वो इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने तो
मिट्टी के तेल वाली डेवरी में सुबह 4 से 6 पता था कटौती किस टाइम होती है, तो सुबह ही उठ के पढ़ते थे हम लोग। हमारे पिताजी कहते तो लालटेन पढ़े, हमने कहा हम भी लालटेन में पढ़े, वो समय था। और वो बता रही है सन 40 की बात, 1940, आजाद भारत भी नहीं था। आए रहे और फिर उठ के चल जाते हैं। फिर उसके बाद आगे बोलने लगी, एक बार छत पे खड़ा रही, हम उनकी ओर ताकिन खातिर जैसन गई तो ननद बोली चलो अंदर भीतर कमरा में। हम अपनी ननद के सास के देख के डिराई के बिटिया अंदर चली आई, तो कबो देखा ही नहीं। और एकदम से मुझे लगा कि मैंने जो गीत सुना है, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया गीत है। दिन की बैरन सास ननदिया, रात की जुनहिया, ये अटरिया, जुनहिया मतलब जुनाई बोलते हैं चांदनी रात को। यानी एक नायिका, अटरिया यानी आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में टेरेस। अटरिया देखते ना गानों में क्यों आता है, क्योंकि अटरिया आया आया अटरिया पे कोई चोर, गाना है पुराना। अटरिया का बड़ा महत्व था भाई। पहले तो 9 बाई 12 का एक कमरा, ज्यादा से ज्यादा एक वरांडा, 2 कमरे के घर में 36 लोग रहा करते थे जी। संयुक्त परिवार थे। एक बुजुर्ग के 5 बच्चे हुए तो 5 के 5 परिवार हुए। और मेरठ से ज्यादा कौन जानता है कि बंटवारा नहीं होने देते थे, ये मेरठ से ज्यादा कौन जानता है। परिवार एक रहता था, घर में नहीं दिल में बहुत बड़ी जगह होती थी। आज क्या हो गया है, बड़ी बड़ी महल अट्टालिकाएं बनाए जा रहे हैं। पति के कमरे का अलग बेडरूम है, में टीवी है, माँ के अलग में, पत्नी के अलग में अलग बेडरूम है। उन्हें फुटबॉल देखना है, इनको स्टार प्लस की सीरियल सास बहू के। धन आया है, धन ने घर बड़े कर दिए, लेकिन दूरियां बड़ी कर दी। चांदनी छुप छुप जाइए अटरिया, यानी मिलन का एकमात्र गोपनीय स्थल परिवार के बीच में भी अटारी थी। चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, चांदनी छिप छिप जई हो अटरिया, दिन की बैरन सास ननदिया, रात की जुनिया अटरिया, रात की जुनिया। यानी जो चांदनी निकली है ये भी चुगली कर देगी कि हम तुम मिले थे, तो आज चांदनी तुम छिप जाओ, मैं अंधेरे में अपने प्रिय से मिलूं। पैर दबाने सासू सुलाए दिनो, अरे ननदी बड़ी है लड़ैया अटरिया, ननदी बड़ी है लड़ैया। कंगना पहिराए मैंने ननदी विदा की, कंगना पहिराए मैंने ननदी विदा की, अरे जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया, जेठा बड़े हैं गवैया अटरिया। आप कथा को समझ रहे हैं, अटरिया में जेठ गाने को पहुंच गए, इसी समय गवास लगी उनको। अब आगे की पंक्ति में सामाजिक परिदृश्य को समझिए। खास खखार मैंने जेठा विदा की, खास इतना से समझ जाते थे घर के पुरुष कि यहाँ कौन है। खास खखार मैंने जेठा विदा की, अरे देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया, देवरा बड़े हैं पढ़ैया अटरिया। जानबूझ कर जब भाई भाभी मिलने वाले हैं, देवर उसी समय किताब लेकर ऊपर चढ़ेंगे। ये हर घर की कहानी। बतिया मनाए मैंने देवरा विदा की, अरे रोवन लागे ललनवा अटरिया, रोवन लागे ललनवा अटरिया। अब आगे की पंक्ति सुन करके आप शायद मैं आपको उस युग में ले जा सकूं जो जीवन आपके माता पिता, आपकी दादी नानी ने, बुआ फूफा ने जिया।
दूध पियाने ललना सुआए दिनो, दूध पियाने ललना सुआए दिनो, अरे बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, बोलन लागी चिड़ैया अटरिया, बोलन लागी चिड़ैया। बच्चे को जब तक सुलाया तब तक भोर हो गई, और भोर हो गई यानी दिन के कामों में फिर से गृहस्थी में जूझने का, जो चकवा चकवी की तरह जो रात्रि में ही मिलन का की संभावना थी, उसमें कैसा शील और संकोच था, कैसी मर्यादा थी। और इसका दूसरा पहलू है, आज जो लोग कहते हैं कि विश्वास नहीं है, रिश्तों में प्रेम नहीं है। प्रेम पहले इसीलिए बना भी हुआ था कि प्रेम पाना भी आसान नहीं था। आज जो पीढ़ी 13 साल में प्रपोज, 14 साल में ब्रेकअप भी कर लेती है, और विवाह करते करते इतनी दुनिया देख चुकी होती है जो उनके माता पिता ने नहीं देखी अपने जीवन का। तो आजकल इसीलिए निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर रहे हैं 30-35 साल के लड़के, कहते हैं ब्याह नहीं करना है, देख लिया सब, क्या करना है, विश्वास नहीं है, इनके संग जीवन गुजारे, उनको लगता है। आपको विश्वास नहीं है, लेकिन पहले ये प्रेम का रस भी कैसे धीरे धीरे मिलता था, ये आपको जब पता चलता तो आपको मालूम है कि आपके दादा दादी की आपने 50वीं वर्षगांठ ब्याह की मनाई है या 60वीं वर्षगांठ मनाई है। ये इतिहास हो, समाज शास्त्र हो, संगीत हो, संस्कृत हो, हिंदी, सब मिलकर के ही संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। हमारे ताऊ जी ताई जी, जिनका मैं अक्सर जिक्र इसमें करती हूँ, ताऊ जी हम लोगों से बहुत बात करते थे। दरोगा जी, उनको हम लोग सब घर में वो पुलिस में थे तो सबके दरोगा जी थे, यहाँ तक कि मोहल्ले के लोग भी दरोगा कहते, तो उनका कब से दरोगा का प्रमोशन भी हो गया, लेकिन वो दरोगा जी ही रहे। इतने दरोगा जी रहे कि कोई भी पूछता दरोगा जी हैं, वो आप जानते हैं इस तरह के वो ऐसे बुद्धिजीवी व्यक्तित्व थे हम लोगों के जीवन में कि बड़ा उनका प्रभाव पड़ा। रोज कोई ना कोई किताब लेकर के, रोज कोई ना कोई चरित्र लेकर, रोज कोई ना कोई गाथा लेके हमसे खुलते। लेकिन एक बड़ी बात आश्चर्य की थी कि हमारे माता पिता तो बहुत, एक कह सकते हैं उनमें माँ भी बहुत आधुनिक उसकी थी, ताऊ ताई में कभी हमने बातचीत नहीं सुनी, आपस में बातचीत ही नहीं होती थी। और धीरे धीरे जब ब्याह भी हो गया तो हमें समझ में आया कि ताई जी खाली खड़ी रहती थी ये सुनने को कि आज खाना कैसा बना, और ताऊ जी खाली बस इतना कहते हैं बढ़िया है। तब ताई अपनी थाली में परोसना शुरू करती थी, और लगता था कि उनके गाल लाल हो जाते थे बुढ़ापे में ये सुन करके। वो प्रेम, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। आज हमारे पास इतना है ना कि हम रक्षा नहीं कर पा रहे। इसलिए जब आप मतलब बड़े होंगे तो आप समझेंगे, मतलब यहाँ पे मैं प्रेम पर आई हूँ तो एक बात को कहकर आगे बढ़ रही हूँ कि शायरी हो या हिंदी कविता हो, वियोग का ज्यादा वर्णन है, मिलन का बिल्कुल नहीं। कभी ध्यान दिया है? गोपिकाओं का वियोग, राधा का वियोग, कृष्ण का वियोग, राम का वियोग सीता जी से। हमारे यहाँ वियोग की मिलन क्या है? मिलन तो फिर पा लेना, पा लेने के बाद तो सब वही समाप्त है। आज उस सोच को भी बदलना होगा जहाँ प्रेम में पाना ही एकमात्र लक्ष्य रह गया है। पाना छोड़े तो जिसे छोड़ा वो स्वयं पास आएगा। प्रेम पे सिर्फ इतना, एक बड़े अनुभवों से एक बात कह रही थी, क्योंकि कितने गीतों में हमने यही सुना, यही पाया। मुझे लगता है कि पूरा जीवन एक बहुत बड़ी पाठशाला है। ये निर्भर करता है कि आप बच्चे इस बात को समझें कि आपकी शिक्षा कॉलेज से, विश्वविद्यालय से निकलने के बाद समाप्त नहीं होती। ये आप पर है। आपके कोई पड़ोसी, आपके मित्र को आपकी के भीतर आपको कोई बात अच्छी दिखे, कोई सड़क पे चलने वाला कोई आपको बात दिखे, ऐसे न जाने कितने चरित्रों की प्रेरक कथाओं से बनी है चंदन के वाण। 27 अध्याय हैं। और मैंने इसमें शुरुआत में मेरी बात की शुरुआत इसी तरह से की। मैं उसको आपको सिर्फ 5 पंक्ति इसलिए पढ़ रही हूँ कि समझ में आए कि गायिका को लेखिका क्यों बनना पड़ा। ये मेरी बात की शुरुआत है। मालिनी आज मेरी कहानी सुनाओगी? सुनाओगी ना?
एक आवाज जो जैसे सदाओं में बदल जाती है, हमेशा हर बार वही सवाल। ये आवाज और ऐसी कितनी आवाजें कब से मेरे कानों में गूंजती हुई मेरे मन में मानो घर बनाकर बैठे। कितने बरस और कितने दशक बीत गए, हर बार वही देखे अनदेखे से चेहरे, उनकी मध्यम आवाजें, आंखों आंखों में संवाद, वही एक आध्यात्मिक उपस्थिति की रहस्यमय अनुभूति। चारों ओर रोशनी के सैलाब में नहाए हुए बेताब श्रोताओं के उत्साह के कोलाहल में एक राग सा अलापता हुआ। और हर बार मंच पे चढ़ते मेरा दिल इसी आशंका में धड़क उठता है, क्या वो सब फिर आज मिलेंगे। दर्शकों की तालियों का आशीर्वाद स्वीकार कर मैं बड़े कृतज्ञ मन से मंच पर चढ़ती हूँ, दर्शकों का अभिवादन करती हूँ। जैसे ही ध्यान लगाते हुए सुरों का आवाहन करने को आंख मूंदती हूँ, अचानक कोई सुमंगला सामने से बड़े अधिकार से आकर खड़ी रहती है। क्यों, आज मेरी कहानी नहीं सुनोगी? मैं कुछ जवाब ही नहीं दे पाती, वापस अपनी आंख बंद कर उसके अदृश्य हो जाने की कामना करती हूँ। फिर आंख खोलकर गीत आरंभ करती हूँ, वो दिखती नहीं, मैं फिर ढूंढती हूँ और पाती हूँ कि मंच के नेपथ्य में खड़ी होकर वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही है। और धीरे धीरे कई सुमंगलाएं सामने आने लगती हैं, कहीं कन्नौज की वो युवा विधवा, कहीं सवाल पूछती हुई दन्नू मौसी, कहीं छिपकर मिलने आई वो नवोढ़ा, कहीं पति को अभी अभी विदा कर घर लौटी ब्याहता के आंसुओं से भीगा चेहरा। और वे सब मानो मुझे चुनौती दे रही है, कभी इठलाती हुई, कभी धमकाती हुई और कभी आंखों से याचना करती हुई। कौन ये सब कहेगा? क्या तुम कहोगे? दूर बनारस के चौक से गौहर जान गुहार लगा रही हैं, मालिनी क्या आज कचौड़ी गली सुनाओगी? मेरी कहानी सुना पाओगे? दर्शक इस अदृश्य संवाद से बेखबर है, वो मुझे देख रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कैसे कहूं कि मैं मंच पे अकेली नहीं, ये सब मुझे घेरे रहती हैं। कितने वर्षों से मैं इनके साथ इनके गीत गा रही हूँ, शायद 48 या 50। न इनकी कहानियां खत्म होती हैं और न लोक अमृत कलश की गीत, वे सब मुझ में समाई हैं उन गीतों के भीतर। और उन गीतों से बहकर जब तक वो मुझसे मिलने आती रहती हैं, वो गीत जो जिए हुए समय के पवित्र छंद हैं, उस भोगे हुए की जीवंत अभिव्यक्ति हैं। गीतों के रूप में ये निजी अभिव्यक्तियां समष्टि के सुख दुख में तिरोहित होकर कब की विलीन हो चुकी वेद के मंत्र से, अमिट, पावन और काल सापेक्ष, जिसको आप टाइमलेस बोलते हैं। ये बहुत स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जिसको मैंने साझा किया कि जब मैं गा रही हूँ रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, और मैं गाऊं कि नहीं गाऊं, और दर्शक कहता है कि मालिनी जी हो जाए, अब ये गाना हो जाए कचौड़ी गली। कितनी बार एक ही गीत को गाते गाते लोग मुझसे पूछते हैं आप बोर नहीं होती हैं? आपको फिर वही ऊर्जा, वही उत्साह, जोश कैसे आता है? उस गीत को आदमी गा के बोर हो जाता है। मैं कैसे कहूँ, ये मैं गाती ही नहीं, कोई और गवाता है। यदि आपको दिखने लायक लग जाए वो कथा, वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य और संदर्भ जिनके कारण ये गीत आए। कुछ समय पहले मैं गई मंडला, नर्मदा का बहुत बड़ा उत्सव होता है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास बहुत सुंदर सुदूर जंगलों में मंडला। हमारी नानी वहां की थी, पहले ससुराल की ननिया सास, अब हमारी अपनी नानी का मायका था मंडला, और 13 बरस की थी, ब्याह के कन्नौज आ गई। जीवन के अंतिम समय तक अपनी नानी के मुंह से हम सिर्फ सुनते रहे मंडला मंडला मंडला, नर्मदा मैया। गंगा जी के बगल में रह करके भी आजीवन में नर्मदा माई को याद रखती रही। कन्नौज में इत्र की सुगंध से सराबोर होते हुए भी उनके जुबान पे सिर्फ मंडला मंडला। बहुत वैभवशाली, बहुत पुराना प्रतिष्ठित परिवार था, अंग्रेजों के जमाने के कलेक्टर थे। उस समय 84-54 गाँव की मालगुजारी थी। हम लोग किस्से सुनते थे कि शेर पला था उनके यहाँ, कैसे नानी अपनी बहन के संग नर्मदा एक बार में पार कर जाती थी। और बचपन में ये सुनता था कि कहानियां अतिरंजित हैं, बड़ी एग्जैजरेटेड स्टोरीज हैं। माँ से जब नानी, क्योंकि बहुत हम छोटे थे, नानी गुजर गई, माँ से जब हम लोग पूछते, हम भाई बहन की, ये बताओ नानी जैसा बताती मंडला वैसा ही है, परी कथाओं जैसा, वैसे लगता फैंटम मैड्रिक जैसा, ऐसा जंगल बिल्कुल कि जंगलों में शेर आ गया, नानी क्या शेर पला है, और सिक्के छनकते थे, और किस किस तरह की अतिरंजित कथाएं।
माँ ने जवाब दिया, सुना तो ऐसा ही। हमने कहा तुम नहीं गई देखने? माँ ने बोला हम क्या, हमारी माँ भी नहीं जा पाई कभी। और वो जो रियलाइजेशन था कि एक 13 साल की लड़की जिसका ब्याह हो जाए, कन्नौज, और जीवन भर के लिए विचरण हो जाए, 800 मील दूर पिता ने उस समय ब्याह, अपने समाज में वापस जुड़ने की इच्छा उनकी, और बाद में इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपनी दूसरी बहन की भी, लड़की की भी शादी उसी परिवार में की, बहनों को कि बहन बहन साथ रहेंगे, लेकिन वापस कभी नहीं आ पाई मंडला। वो तड़प घर से बिछुड़ने की कि आप उस पनघट में न जा पाए, उस तालाब को न जा पाए, उन सड़कों, उस नर्मदा मैया को चरण स्पर्श न कर पाए। मैं जब कार्यक्रम देने के लिए गई तो जबलपुर का आया, मैंने कहा जबलपुर में कई बार आ चुकी, मुझे मंडला जाना है। तो संस्कृति विभाग के निदेशक उन्होंने कहा, मैडम मंडला तो छोटी जगह, आप जबलपुर। मैंने कहा नहीं, एक कारण है। फिर मुझे उनको बताना पड़ा क्या कारण है। वहाँ तो शुक्ला जी हैं जो वहाँ पे सेक्रेटरी हैं कल्चर मध्य प्रदेश, उन्होंने कहा बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो आप मंडला जाइए। उन्होंने मेरी सहायता करी और डीएम जबलपुर का नंबर दिया, और मंडला का वो महिला थी। मैंने उनको फ़ोन किया और कहा अविश्वसनीय लगेगा, ये 100 साल पुरानी बात हो गई, मुझे उम्मीद नहीं वहाँ कुछ भी बचा होगा, एक उन स्मृतियों को प्रणाम करने के लिए मैं वहाँ आना चाहती हूँ। उन्होंने सारी व्यवस्था कराई और संयोग से एक महिला पटवारी ही थी जिनके सौजन्य से वो गांव मिल गया जहाँ की मालगुजारी थी। और आपको पता, अंग्रेज तो रिकॉर्ड रखने में बड़े निपुण थे। वो पूरा इतिहास मिल गया। और जब मैं मंडला पहुंची तो बाकायदा वो तैयार थे कि चलिए आपको आपके गांव, आपकी हवेली ले चलें। उस हवेली जब मैं पहुंची जहां मेरे नानी के पिता थे, यानी 4 पीढ़ी पहले, और वो दरवाजा, वो चूंकि लिटिगेशन में चला गया तो वो चाबी कहीं थी, और मैं जब खुल के प्रवेश किया मैंने, तो पहला तो आश्चर्य हुआ कि उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह होती तो शायद खाली रह नहीं पाती, कब का कब्जा हो गया होता वहां अभी भी। और मैं जब अंदर गई तो मुझे लगा कि एकड़ों एकड़ों में कितना बड़ा तालाब, कितने लोग रह रहे हो। मुझे लगा नानी का तो वैभव जो मैंने सुना था और जंगल के बारे में सुना, तो पता चला कान्हा नेशनल पार्क का एक गेट नानी के घर से लगा हुआ है, 5 नंबर गेट। तो शेर पला था और कान्हा नेशनल पार्क आज फॉरेस्ट का वहीं पे है। और वहां बैठ कर मैं सोचती रही कि यहाँ पलने वाली एक लड़की कभी पलट कर मायके ना आ पाए। और तब लगा खुसरो जो लिख गए हैं, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश, अरे लखिया बाबुल मोहे, काहे को ब्याही विदेश। हम तो बाबुल तोरे पिंजरे की मुनिया, अरे जिस अंगना कहोड़ जाए, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। 750 साल पहले फारसी के विद्वान मीर खुसरो ने ब्रजावधि में, ब्रिज और अवधि को मिलाकर रचनाएं लिखी, और उन रचनाओं में पूरा एक देशज जीवन को खोल के रख दिया। भैया को दीनो बाबुल महला दो महला, हमका दीनो परदेश, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को ब्याही विदेश। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि कोई भ्रांति है कि गीत मनोरंजन के लिए रचे गए, रंजन के लिए रचे गए। रसो वयसह, रस की जहां से निष्पत्ति है उस रंजन के लिए किए गए। मन का रंजन तो पहले भीतर है ना, फिर दूसरों का। आपके मनोरंजन के लिए नहीं रचे गए, एक सामूहिक अभिव्यक्ति का आनंद लेने के लिए रचे गए। जहां पर पता पर चल जाए किसी की खुशी खबरी है तो वहां बधाई देने सोहर पहुंच गए,
पता चल जाए किसी का ब्याह है तो बिना बुलाए 10 लोगों को लेकर ढोलक लेकर के पहुंच गए। आप दुख है तो आपके दुखी में हम दुखी हूँ, आपका सुख है तो आपके सुख में हम सुखी हूँ। ये सामूहिक अभिव्यक्ति जिसको आजकल इंग्लिश में कहा जाता है इंक्लूसिव कॉन्शियसनेस, जहां पर हम जो महसूस करें वो आप भी करें। आपका मंगल हो तो हमारा मंगल है, आपका सुख है तो हमारा सुख है। ये लोग संगीत बताते हैं और सिखाते हैं। आपके यहाँ पर हर जगह आप खड़ी बोली के क्षेत्र में एक से एक यहाँ पे रागिनी की परंपरा है। रागिनी क्या है? अपने पूर्वजों को प्रणामी है, महाभारत की गाथा गायन है। हमारे यहाँ पितरों का तर्पण सिर्फ पितृपक्ष में नहीं होता, सबसे बड़ा पितरों का तर्पण यदि कोई करता है तो लोक संस्कृति करती है। हम कथा सुनाते हैं, ऐसे ऐसे एक बार की बात है कि एक राजा रहे एक रानी रही, वो बड़ी का सुमति दूसरी सुरचित, फिर ये हुआ फलाना, वो खत्म हुआ, सुखांत कथा हुई। कथा में एक नीति होती है, एक सीख होती है और आखिर में कहा जाता है जैसे उनके दिन बहुरे वैसे सबके दिन बहुरे। ये नहीं कहा जाता है जैसे उनके संग अच्छा हो मेरे साथ भी ना, मैं में हम शामिल है, पूरा समाज भला हो तो पूरे समाज का भला हो, ऐसी कथाएं। और उन कथाओं में जो योद्धा रहा, जो गाथा रही, जो वीर रहा, जिसका भी योगदान रहा, समाज ने गाकर या कथाएं कहकर उन्हें याद रखा। और कथाएं ऐसे तो विस्मृत की दी गई, लेकिन गीत के माध्यम से गाई जाएंगी तो कथाएं कभी भी विस्मृत नहीं होती। रागिनी पूरा महाभारत कालीन गायन है। क्षेत्र के अपने अपने हरियाणा से लेकर के पूरे मेरठ में आप चले जाएं, बागपत में चले जाएं, वहां के जो लोक नायक भी हैं, जो किसी एक गांव का वीर हुआ जिसको बगल का आदमी नहीं जानता होगा, उसकी कीर्ति गाते हैं। ये कौन कर सकता है? आजकल तो हम चाहते हैं हमारे बारे में कोई कहे, लाइक नहीं आई पोस्ट आने पर तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। काम करो तो ऐसा करो कि मर के मिट जाओ, लेकिन आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे गीत गाए। और लोक संस्कृति आपको आदर दे सके, इसके लिए आपको लोक को अपनाना पड़ेगा। आज वीर कुंवर सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह तो जब मर मिटे देश आजाद भी नहीं हुआ था। वो जब अपनी कुर्बानी दे रहे थे तो उन्हें पता था कि मेरा मरना मिटना जरूरी है देश की आजादी के लिए। आजादी देखी नहीं, लेकिन लोक ने उनका बलिदान याद रखा, उनके गीत गाते। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। पैसा के लोभी फिरंगिया, क्रांति के गीत है। अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। अरे जैसन वीर सुभाष कहलन, वैसन वीर भगत सिंह रहिलन। अरे चेतो रे चेतो फिरंगिया, अरे भागो रे भागो फिरंगिया। इतराज महात्मा गांधी के, इतराज हम हिंदुस्तानी हन की। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाई लिए जाए। हाँ, धुआं में गाड़ी उड़ाई लिए जाए। ये किसने लिखा मुझे पता, लेकिन ये गाना मऊ जिले से मिलता है, तो वहां पर भी पंजाब की शहादत को याद करने वाला मऊ के पूर्वी भोजपुरी बोलने वाला एक व्यक्ति है। क्योंकि एक अभिव्यक्ति है, एक सुख है, एक दुख है। किताब को आप लोग पढ़ें, मैं सिर्फ यही एक आग्रह कर सकती हूँ। शायद इनके भीतर आपको अपने कोई परिचित, आपके अड़ोस पड़ोस, अपनी माँ की कहानियाँ दिखेंगी। और एक बात को कहकर समाप्त करती हूँ, क्योंकि आपने एक बात का जिक्र किया कि मेरी माँ आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत समावेश थी, और मैंने खुद वही बनने की कोशिश की। इसमें एक कहानी मैंने दी है, कहानी क्या, वास्तविकता। और उसको मैंने उस परंपरा से ली कि आजकल बहुत सारे लोग, बरगदाही पूजा होती है माने बट सावित्री, जेठ के महीने में बरगद वृक्ष की पूजा होती है। दरअसल सावित्री की पूजा होती है कि सावित्री जिस प्रकार से यमराज से अपने पति के प्राणों का अभयदान मांग के लेकर आई, उसके प्रतीकात्मक हम बरगद के वृक्ष के नीचे ही, चूंकि प्राण वापस आए तो बरगद की पूजा होती। बरगदाई हमारे अवधि में बोलते हैं, या बट सावित्री उड़ीसा में तो बहुत, बंगाल में मानते हैं। बहुत सारे लोग आज कह सकते हैं कि ये सब आगे बढ़ने के बजाय जड़ता है। जड़ता यानी पीछे लौटना है, रिग्रेसिव थिंकिंग है कि आप तो
आगे बढ़ने के बजाय पीछे जा रहे हैं। ये किस जमाने की हम बात कर रहे हैं? आजकल अस्पताल जाओ और अस्पताल में एडमिट कराओ, ठीक हो गई। किस जमाने की बात कर रहे हैं हम लोग कि भाई सावित्री ने ऐसे किया? ऐसा होता थोड़ी है। मेरे संग हुआ और मैंने वो कहानी लिखी। झांसी में पिताजी तैनात थे और मैं उस समय 10 साल की थी। मैं अपने भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ, बड़ी बहन और सबसे बड़े भाई। और चूंकि संगीता जी तो हमारे परिवार को जानती हैं, तो ये पूरा इनको कथा पूरी पता ही चल सकती है। अचानक एक पिकनिक पे गए थे माथा टीला, झांसी ललितपुर के बीच में है। वहां से लौटे और हमारे पिताजी जो कि डॉक्टर थे, उन्होंने एकदम से कहा कि मुझे हार्ट अटैक आया। और ये तब की बात है जब 46 साल की उम्र थी मेरे पिताजी की। सन 75 की बात है, इमरजेंसी लगी थी 1975 में। आज जैसी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो भी झांसी जैसी जगह। और यंग एज का हार्ट अटैक हमेशा बहुत फेटल और खराब माना गया। लेकिन चूंकि वो डॉक्टर थे, उस दर्द को समझ गए और उन्होंने कहा बस तुरंत एक इंजेक्शन पैथेटिन का उन्होंने मंगाया। ये मुझे मंगवाओ बाजार से, मैं प्रेस्क्रिप्शन लिख के दे रहा हूँ। भैया दौड़ा गया और उन्होंने कहा, डॉक्टर राज थे कि लेके चलो। उस समय हमें याद ही नहीं कि मेरी माँ ने गाड़ी निकाली, गाड़ी स्टार्ट की और मैं तो छोटी थी, घर पे रही। लेकिन हमारे भाई पिताजी को हाथ में लेकर के पीछे, और मेरी माँ सावित्री की तरह डॉक्टर के पास उनको लेकर गाड़ी चलाकर सन 75 में उनको दिखाने के लिए लेकर गए। और डॉक्टर ने कहा आप नहीं यदि आई होती समय पे तो आज कुछ भी हो सकता था, हम कुछ भी नहीं कर पाते। और मुझे लगा सावित्री है कौन? वो आत्मबल, वो जिजीविषा, गिव अप न करने की जो प्रवृत्ति है। और मैं अब सोचती हूँ कि हम लोग छोटी सी चीज़ों में हाय हाय करते, क्योंकि अब मैं पत्नी भी हूँ, एक युवा बेटे की माँ भी हूँ, लेकिन मैंने माँ की आंखों में आंसू नहीं देखे। ये बड़ी बात थी। हस्बैंड को हार्ट अटैक हुआ था, कच्ची गृहस्थी थी, लेकिन उनको रोते परेशान होते देखते। खैर वो अलग योद्धा थी, उनको कैंसर हुआ और अंत समय तक हमने कभी उनको रोते कराहते, उनको ये नहीं कहते सुना कि आज बहुत तकलीफ है बेटा। ऐसी माँ की मैं बेटी रही हूँ। तो मुझे लगता है सावित्री एक प्रतीक है हर एक ऐसी बेटी के लिए जिसमें लड़ने की मानता हो, सही चीज के लिए लड़ने की। वो आत्मबल आपके भीतर आप जागृत करें, लेकिन हर चीज को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं कर सकते कि वो आपको पुरातन लगती है, ओल्ड फैशन लगती है। आज क्या समय कालचक्र की तरह लौट कर आया है। आज कालचक्र ऐसे लौट करके आया है कि जो बताते थे कैसा संगीत सुनो, आप बैठे यहाँ पे, जो कहते थे कि ऐसी फिल्म देखो, जो कहते थे कि ऐसा साहित्य पढ़ो, आज वो मानक ध्वस्त हो गए। आज लोकतांत्रिकरण है, जनता तय करे उसे क्या देखना, नहीं तो धुरंधर हिट नहीं होती। देखी कि नहीं देखी? अभी देख करके आओ। नहीं देखी? देख ली नहीं। ऐसी फिल्म बनना संभव था क्या? आज आप उन चीजों को देख रहे हैं जो कि आपने तो मतलब जेम्स बॉन्ड की तरह से हीरो को पिक्चरों में देखा है जासूसी करते हुए, हिट भी कराया। ये वो नजरिया है। कौन तय करेगा क्या सही है और क्या गलत है? आज यूनेस्को को दिवाली समझ में आई और उसको हेरिटेज आज किया, क्योंकि मानो ना मानो जितना दूर जाओगे आना कहाँ पड़ेगा? अपनी जड़, अपने घर, अपनी ड्योढ़ी पे। तो आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए, अपने संस्थान का, मेरठ का चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का नाम रोशन करिए। जो शिक्षक, जो कुलपति तन मन से आप पे इतना समर्पण भाव से आपको सिखा रहे हैं, आप उनको ये सुख का भाव दे कि कल को कह सके कि आई एम सो प्राउड ऑफ माय एफर्ट्स कि बच्चा इतना अच्छा निकला। क्योंकि ये कड़ी बहुत लंबी है, गुरु शिष्य परंपरा। ये मत सोचेगा कि सिर्फ 4 साल की कहानी, 40 साल बाद भी आप अपने वीसी को याद कर रहे होंगे, अपने प्रोफेसर्स को याद कर रहे होंगे, यदि निष्ठा से ग्रहण किया है शिक्षा को। शुभकामनाएं। और मैं हृदय से वाइस चांसलर शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी तो उनसे जब बात हुई तो हमें पता ही नहीं था। और मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं क्योंकि सरोकार किताब का था, किताब संस्कृति और परंपरा और परिवार की थी। तो ये कैसे हो सकता था कि मैं आपको फोन करूं और उसके कोई कड़ी न निकले, कोई ना कोई सिरा निकलना ही था। ये सब कुछ प्री डेस्टिन्ड था कि हम ऐसे मिले। अंत में एक बात मेरठ के लिए कि मेरठ मेरे बहुत प्राणों में बसता है। आपको पता, मैं गई
तो यहाँ के लोगों को बड़ा आश्चर्य हो कि बनारस से मैं यहाँ आई थी, खड़ी बोली की जगह पे आना मेरा पहला अनुभव था। पूरब में रही थी और मेरे से ज्यादा यहाँ के लोगों के लिए बड़ा अनुभव था कि ये गुजराती पल्ला क्यों पहनती है, इतनी बड़ी बिंदी क्यों लगाती है, सिंदूर क्यों लगाए रहती है। उस समय 99 में जब मैं आई थी और जब जाने लगे तो सबने कहा कि आपने तो मेरठ को ही पूरबी रंग में रंग दिया। मुझे इतनी खुशी इस बात की होती है कि जब जुनून के शो में, मैं रियलिटी शो में गई, जो बात अभी आप कह रहे थे कि मैंने उसके लिए लहंगा पहना, मैंने उसके लिए, मेरा उद्देश्य, जो आपने एक बात कही मैं एक संशोधन कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य लोकगीत सुनाना नहीं था, मेरा उद्देश्य उस लोक कथा को सुनाना था जिसमें भूत के लोकगीत कहा गया है। क्योंकि एक शिक्षा वो है जो आप किताब में पढ़ रहे हैं, पहले किताबें एजुकेशन यूनिवर्सिटी यही थी, लोक कथाएं, लोकगीत, हर गीत में, आज तो समय नहीं तो मैं आपको बताऊं, हर गीत में कोई ना कोई शिक्षा। और वो सिखाने के लिए जब मैं यहाँ पे गई तो वहां पे जब काउंट किए जाते थे वोट, तो वो कहते हैं मेरठ से आपके सबसे ज्यादा वोट आते हैं, कौन है मेरठ में? तो मैं हंसती थी वहां पे। फिर मैंने कहा नहीं मैं रही, बोले मेरठ क्या आप रहने वाली? मैंने कहा नहीं मेरठ रहे हैं, वहाँ का प्यार इतना ज्यादा मिलता है कि कई लोग मुझे जब कहते हैं कि आपने मेरठ से ही शुरुआत करी थी गाने की, तो मैं हंस देती हूँ और उसको आशीर्वाद समझ करके स्वीकारती हूँ, क्योंकि मैं उनका खंडन नहीं करना चाहती, ये अधिकार भाव जिसको जो लगे। जबकि मेरठ में जब मैं आई थी तो उसके पहले सारेगामा में मैं फाइनलिस्ट में जीत चुकी थी, सारेगामा तब जब सोनू निगम करते थे। और मेरठ में आने से पहले मैं टॉप ग्रेड आर्टिस्ट थी आकाशवाणी की, दूरदर्शन की। मेरठ में आने से पहले मैं देश के सारे बड़े फेस्टिवल्स में गा रही थी, कार्यक्रम दे रही थी, लेकिन हाँ मेरा परिचय वही था कि ये डीएम साहब की वाइफ है और ये गाती है। और बहुत समय तक आप बोलिएगा जी, एक मिनट। और मुझे पता, यही तो बेतकल्लुफी मुझे अच्छी लगती, बोल लीजिए। ये मेरठ में और बनारस में दो ही जगह संभव है। नहीं वहीं से बोलिए, आवाज आ रही है, बुलंद बोल रहे हैं आप। जो आप कह रही है मेरठ में आने से पहले ये सब चीज थी, आकाशवाणी भी था और भी जगह थे। खंडन नहीं करती, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है यदि आपको लगता है, और कुछ सत्य तो असत्य सत्य रहने चाहिए। असल में मैंने आपको शुरुआत ही यहाँ से करी कि उत्तर प्रदेश एक राष्ट्र है। बनारस में छोड़िए, आगरा में क्या हो रहा मेरठ में नहीं पता, आप समझ रहे? तो बनारस और लखनऊ को आप लोग हमेशा पूरब मानते हैं, अरे वो तो एक अलग विचार, अलग बोली, अलग संस्कृति। मेरठ में आने पे यहाँ पर तो एग्रीकल्चर को कल्चर मिला पहली बार मैं जब आई, और यहाँ पर आकर के जब क्लब्स वगैरह ये तो सब जानते हैं, बहुत हम लोग बहुत एक्टिव थे, कितने कार्यक्रम यहाँ कराए हमने। यहाँ पे मुझे याद है शहीदों का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों ने कराया था, जिसमें पूरे शहर की स्त्रियों को गाने सिखाए और गाना सिखाकर खड़ा किया। यहाँ पे ऋचा बैठी, शिवांगी, इनके संग कितने कार्यक्रम यहाँ पे हमने, क्योंकि होता कुछ था नहीं और मेरा स्वार्थ था, मेरा गला चलता रहे, मेरी सोच चलती रहे, उसमें जड़ता ना आ जाए। मेरठ की जो सबसे कमाल की बात थी कि वहां महिलाएं कहती थी देखो जी मैं पता नहीं लेकिन बताओ तुम कर ले, और यही कमाल की चीज है, पता कुछ नहीं आप बता दो हम गा लेंगे। तो ये जो साड़ी पहनी तुमने वैसे पहनना, अच्छा यहाँ पे आप तो बोलो तो बुरा मानते, तुमने जैसी पहनी, हमने कहा ये ऐसी, बोले हमेशा ही बड़ी बिंदी लगाती हूँ, हमने कहा ऐसे ही लगाती हैं। हमने कहा मैं जो सेक्रेटरी थी क्लब की, हमने कहा सब ऐसे ही बोलती है, बोली नहीं आपको प्यार कर रही इसलिए ऐसे बोल रही हैं, यदि बोले कि आप बड़ी अच्छी है तो समझ लीजिए कि आपको दूर कर दिया है, ये प्यार ही तब है जब ये तुम पर आए हैं। तो मेरठ में छक करके हमने यहाँ का प्रेम पाया है, छक करके। और आज भी अवनीश हो या हम दोनों पति पत्नी मतलब कृतज्ञ हैं। आप लोग तो एक तीसरी पीढ़ी आ गए बेटा, हम लोग 25 साल पुरानी बात कर रहे हैं। दोबारा जब दायित्व, मतलब हमें याद ही नहीं, जब यहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो अगले डीएम ने कहा कि भाई आपके ट्रांसफर्स के फेयरवेल ही नहीं खत्म हो रहे, आप जाइए तो। और फिर 2 वर्ष बाद पुनः यहाँ पर गोरखपुर में डीएम के बाद वापसी हुई अवनीश की, तो हम लोग हाँ बिजली विभाग में हम आए। तो तब हमने, और चूंकि उस आवरण से निकल चुके थे कि आई वॉज नो लॉन्गर अ कलेक्टर्स वाइफ, तो बिजली विभाग में तो बंगले का नाम ही हमने ऊर्जा रखा था। तो ऊर्जा, नई ऊर्जा के साथ वहाँ पे इतने काम किए। और मैं हमेशा मानती हूँ कि वो सारा अनुभव मेरे स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए, कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए, सबको साथ लेने के लिए बहुत काम आया। और आपके भीतर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को प्रणाम है। आप अपने इतिहास पे गर्व करें, अपनी संस्कृति पे गर्व करें। हस्तिनापुर की जय, गंगा मैया की जय, मेरे एक बार और जोरदार तालियों से मैम के विचार। मैंने शुरुआत में ही बोला था कि माननीय अवस्थी मैडम एक विचार हैं,
वो एक परिभाषा है लोक कला की, वो एक संस्था है, वो अपने आप में संपूर्ण है। और उन्होंने जिस तरीके से सबको यहाँ पूरे हॉल को, पूरे सभागार को बांध के रखा, वह एक अविस्मरणीय पल है हम सबके जीवन में। ऐसा लग रहा था कि कुछ और घंटे भी हम सुन लें तो शायद कम रहता हमारी। अच्छी उपलब्ध है मैम की ये किताब, चंदन किवाड़ भी उपलब्ध है, सब लोग उसको अवश्य देखिएगा। ये सब हाथ से बना हुआ है, बैग भी और शॉल भी मैम। थैंक यू मैम। ये जो आर्ट हमारी विलुप्त होती जा रही है, बहुत क्रोशिया। इतना खूबसूरत का सामान बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, हाथ से बनी हुई चीजें। आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, शिक्षकगण, प्रिय विद्यार्थियों, प्रेस और मीडिया, देवियों सज्जनों, श्री चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद द्वारा आयोजित यह गर्मामय कार्यक्रम, जिसमें आपने अभी हमारी पद्मश्री मालिनी जी को सुना। आई एम स्पीचलेस, मुझे बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा। मुझे समझ ही नहीं आया कि मतलब ये मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं इनको पहले क्यों नहीं बुला पाई, और मैंने इतने छोटे हॉल में इनका कार्यक्रम क्यों किया। आई एम सो सॉरी एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं इस पावन अवसर पर लोक संस्कृति की सशक्त प्रतिनिधि, भारत की सुपुत्री बोलूँगी मैं उनको। हमारे विश्वविद्यालय परिसर में आगमन अपने आप से बहुत सुखद और गौरव का क्षण है। मैंने पहले इस बात की माफ़ी मांगी कि मुझे मतलब वाकई अफसोस है कि मतलब हाउ कुड ये कैसे हुआ, इतने सालों में मैं आपको नहीं बुला पाई। एंड कैसे स्टार्ट हुआ, मैम ने जैसे कहा कि अवस्थी जी को बोला कि यहाँ की कुलपति जी से बात कराओ, तो उन्होंने मुझे जब फ़ोन दिया तो मैम ने मेरठ की बहुत सारी तारीफ़ करी। वो थोड़ी सी तारीफ बाद में करी, जब पहले उनने पूछा मुझसे आप कहाँ से हैं, तो मेरे वर्ड निकल गए। अनफॉर्चुनेटली आई लैंडेड अप इन मेरठ, और मैंने मेरठ की बहुत सारी तारीफ करी। उसके बाद हम लोग कनेक्ट हुए तो पता चला हमारे परिवार से ही निकली, और हम लोग काफ़ी क्लोज रिलेटिव ही निकल आए, और ये आपको बाद में पता चला तो मुझे बड़ा अफसोस सही रहा। फिर मैंने बोला मैम मेरठ की बात एक तो है, मेरठ में प्यार तो मिलता है और आप जो काम करते हैं वो सब मिलके आपके साथ जोड़ते हैं। ये मेरा एक लाइन में मेरठ का अनुभव है। मैं जब भी घर जाती हूँ एवरी संडे, वो मुझे कोई एक पोइट्री सुनाने की कोशिश करती हैं, तो मैं बोलती हूँ मम्मी प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अभी एनवायरनमेंट को टॉक्सिक नहीं कर सकते, वो साइंस इतनी ख़राब चीज़ है, आप अभी मुझे मत सिखाओ, अभी मत सिखाओ, क्योंकि मेरे पास एक ही दिन का समय है, मुझे बहुत सारे काम है। शी राइट्स वेरी गुड पोइट्री। पोइट्री में भी जो आपने बात कही, वो सारे अनुभवों को जितने उनके साथ रहे हैं उनको मिला के एक पोइट्री लिखती हैं। तो आज मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो सब उनकी पोइट्री एक जगह करके एक हमारी बहुत बड़ी चीज़ बन सकती है, क्योंकि ये वो अनुभवी है। भी हम साइंस क्या कर रहे हैं, हम साइंस में पेपर पब्लिश करते हैं तो क्या करते हैं, पुराने लोगों ने ये लिटरेचर दिया, उसको देख के हमने नई रिसर्च करी, बेसिकली इट इज़ री रिसर्च, उसको करके हम एक पेटेंट की तरफ ले जाते हैं। हमारे पुराने ही लोग जिस आयुर्वेद में इतनी चीज़ें दे गए जिसको आज हम पेटेंट करा रहे हैं, वो हम लोग सीरियसली साइंस को रीड ही नहीं कर पाए। देखिए किस नक्षत्र में धान को बोना है जिससे चावल आएगा, वो एक साइंस थी। उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, वो हमसे बड़े साइंटिस्ट थे, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो था उसमें ये नहीं था कि वी वांट अ डाटा, वी वांट अ कंफर्मेशन, दैट एक्सपीरियंस वाज इटसेल्फ अ ग्रेट साइंस। एंड हम उस ग्रेट साइंस को ऑनर ना करते हुए हम लोग अपनी एक साइंस चला के पेपर पब्लिश करके आगे बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली वो जो साइंस है वो हमसे बड़ी है, जिसको हम प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पा रहे। तो हमको एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, हमारे पूर्वजों के जो एक्सपीरियंस हैं, वो जो उनकी मतलब टुगेदरनेस
टुगेदरनेस है जो आज गायब होती जा रही है। आज सबको सॉलिटरी फैमिली पसंद है, बच्चों को पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, लड़कियों को शादी नहीं करनी, उसके बाद पेरेंट्स ऑर्थोडॉक्स हैं, नाना नानी तो गए ज़माने। अरे आप लोग कौन सी बातें करते, प्लीज़ डोंट टॉक नॉनसेंस। बच्चे आजकल ऐसी बात करते। हर 3 साल में एक जनरेशन गैप है, मतलब हर 3 साल में, मैं अब उस डिकेड को भूल चुकी हूँ, हर 3 साल में जो जनरेशन गैप है ना, वही हमारे पतन का कारण बनता चला जा रहा है। हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो आज मैम आपके आगमन से मुझे ऐसा लगता है वी आर एनलाइटेंड, हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और हम लोग इन चीज़ों को बहुत समझना और चाहते हैं। और अब तो आपको हम बहुत बार बुलाएंगे, बार बार बुलाएंगे, और हम ये चाहेंगे कि यहाँ पे जितने कॉलेजेस हैं वहाँ की सारी स्टूडेंट्स इस बात को समझें, सुने। तो शायद आप जिस बात को लेके जा रही हैं, हम लोग कुछ परसेंट स्टूडेंट्स में इनकलकेट कर सकें उस चीज़ को। तो आपका आगमन हम लोगों का एक सौभाग्य, और आज आपने जो हम लोगों को ज्ञान, जो हम लोग जिससे गायब हो रहे थे अपने आप को, उस ज्ञान के बारे में बोला। आई थिंक एवरीबडी विल थिंक टुडे, आज जितने लोग इस हॉल में बैठे हैं सबको इस बात पे मंथन करना चाहिए। मंथन करने के साथ कुछ बातों को 100% अडॉप्ट करने की एक प्रतिज्ञा सी लेनी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। तब शायद हमारा आज का दिन बहुत सक्सेसफुल होगा। मैम वी आर ग्रेटफुल टू यू, एंड पूरे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिवार की ओर से मैं आपको नमन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे यहाँ बार बार हमको इस ज्ञान को प्रकाशित करने आते हैं।